नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से आपके विषय कोर्स 10 इंक्लूसिव एजुकेशन को पढ़ाने जा रही हूँ, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन में मैं आप लोगों को स्पेशल चाइल्ड के बारे में, विशेष शिक्षा के बारे में कुछ बताऊँगी। आप लोग इससे पहले पढ़ चुके होंगे। विशेष शिक्षा से पहले समावेशी शिक्षा को मैं बताई हूँ। समावेशी शिक्षा में विशेष शिक्षा का क्या रोल है उसको मैं बताऊंगी कि विशेष शिक्षा क्या है। विशेष शिक्षा कहने का तात्पर्य कि विशेष शिक्षा का तात्पर्य कि स्पेशल एजुकेशन शिक्षा का मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार है, प्राप्त करने का मूल अधिकार है। जब हम कक्षा कक्ष के स्थिति का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि शिक्षा पाने के लिए जब बच्चे कक्षा में आते हैं तो उनमें से बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चों से विशेष होते हैं। बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो सामान्य बच्चे से विशेष होते हैं, जो स्कूल कार्यक्रमों से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे बच्चों अथवा छात्रों के लिए विशेष रूप से शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ऐसे छात्रों की आवश्यकताएं विशेष होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे बच्चे अथवा छात्र की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ऐसे छात्रों को आवश्यकताएं भी विशेष होती है। इनमें से बहुत सी शारीरिक रूप से विशिष्ट, जो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, चलन क्रिया बाधित, ये हैं उदाहरण। इनमें कुछ मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं, जैसे प्रतिभावान, मानसिक मंदित, कुछ संवेगात्मक क्षेत्र में कुसमायोजित, कुछ की सामाजिक गुणों की इस सीमा तक विशिष्टता होती है कि उन्हें अपनी क्षमताओं के विकास के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ हम बता रहे हैं, मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा का प्रायः व्यक्तिगत अनुदेशात्मक कार्यक्रम है। इसका मुख्य आधार है बच्चे की वर्तमान क्रियाशीलता, जिसके आधार पर शिक्षण के लक्ष्य, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण के तकनीक आदि निर्धारित होती है। विशेष शिक्षा में इस बात की ओर बल दिया जाता है कि बच्चे को व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिकतम स्तर तक पहुंचाना है। विशेष शिक्षा का तात्पर्य है कि विशेष आवश्यकता युक्त बालकों को सामान्य से अलग विशेष वातावरण में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, विशेष तकनीकों एवं विधियों तथा विशेष रूप में
निर्मित शिक्षा सामग्रियों का प्रयोग करके पढ़ाना। यह हालांकि गंभीर अक्षमता युक्त बालकों के लिए प्रभावी और लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकता है, परंतु अपनी भेदभाव प्रकृति को अक्षमता युक्त बालकों को समाज एवं समुदाय से अलग करती है के कारण वर्तमान समय में उपयुक्त नहीं है। विशिष्टता के क्षेत्र बहुत सार्वभौमिक है। महान कवि सूरदास जन्म से अंधे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक महान कवि सूरदास और प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भाषा विकास काफ़ी देर से हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट स्वयं पोलियोग्रस्त थे। या विशिष्टता वंशानुगत, कभी कभी वातावरण, जन्म तथा कभी कभी दोनों का संयोजन होती है। यह सभी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि किसी भी अक्षम बच्चे को उचित शिक्षण, प्रशिक्षण व शिक्षक प्रदान कर सामान्य बच्चों की तरह राष्ट्र व समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। आज विश्व के सभी देशों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हुआ है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। कुछ विद्वानों की इस प्रकार से व्यक्त किया है, जिसमें सबसे पहला है क्रो एंड क्रो। कहा है कि विशिष्ट या असाधारण शब्द ऐसे गुणों या व्यक्ति जिसमें वह गुण है के प्रयुक्त किया जाता है, जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक भिन्नता लिए हुए होता है, जिसके कारण व्यक्ति विशेष की ओर उनके साथियों को ध्यान देना पड़ता है या दिया जाता है, और उसके कारण ही उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं तथा कार्य प्रभावित होते हैं। फिर अगला परिभाषा में हम लोग आएंगे हेग के अनुसार। हेग ने कहा है, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। फिर क्रिक ने कहा है, विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से अधिक भिन्न है, कि वह विद्यालय की व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं अथवा पूरक शिक्षा चाहता है, जिससे वह अपने अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। हैरी वाकर ने कहा है कि असाधारण विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक सामाजिक दृष्टि से सामान्य गुणों से इस सीमा तक विचलित होते हैं कि उन्हें अपनी अधिकतम क्षमता के अनुसार स्वयं का विकास करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। क्रूक सैक ने कहा है कि
क्रुकसैक ने कहा है कि विशिष्ट बालक वे हैं जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। समेकित शिक्षा के संदर्भ में विश्व स्तरीय प्रयास 20वीं शताब्दी के अंत के बारे में बात कर रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिशा में कार्य करने प्रारंभ हुए। सन 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में बालक के अधिकार के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। फिर से बोल रहे हैं, 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन में बालक के अधिकार के संदर्भ में समावेशी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में कुछ अन्य कदम भी उठाए गए, जैसे 1990 में सभी के लिए शिक्षा, ठीक है, विषय EFA विषय पर विश्व सम्मेलन, डाकर सेनेगल में 2000 में विश्व शिक्षा सम्मेलन, जिसे OECD कहा गया है, अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस 1999 इत्यादि भी उल्लेखनीय हैं, जैसे काउंसिल फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, अलायंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, सेंटर फॉर स्टडी ऑन IE disability, equality and education, enabling education network, community working to work, inclusive education इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालय भी हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, जैसे लंदन विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, बिरगम विश्वविद्यालय, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ये सभी हैं। ये सभी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। एनजीओ की भूमिका, रोल ऑफ एनजीओस। भारत में 1950 के आसपास से ही एनजीओस ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी है। जब फिर से बता रहे हैं, भारत में 1950 के आसपास से ही एनजीओस में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी प्रारंभ कर दी है। जब ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल खोलने प्रारंभ हो गए। इस प्रकार के संगठन अधिकतर शहरी इलाकों में विकसित होने लगे। सरकार ने भी इसके योगदान एवं महत्व को स्वीकार करते हुए इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना प्रारंभ कर दी। भारत में 1970 तथा 1980 के वर्षों में इन 1970 और 1980 में इन एनजीओस की संख्या में चमत्कारिक रूप से वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्थाओं जैसे नोर्ड, साइडा, डाइना
व अन्य में इस एनजीओ को प्रोत्साहित किया ताकि वे असमर्थ लोगों को तक पहुंचने में कुछ अभिनय तरीके हो सके। एनजीओस को सहायता प्रदान करने में यूनिसेफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कुछ एनजीओस ने असमर्थ बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु कुछ नयून प्रयोग किए, जैसे नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड ने बहुत से राज्यों में कार्य किया, जिनमें तमिलनाडु में रामकृष्ण विद्यालय आदि। इसी प्रकार बॉम्बे, बेंगलोर, कलकत्ता, मैसूर, दिल्ली आदि जगहों पर भी ऐसे बच्चों के लिए उल्लेखनीय कार्य हुए। मानसिक मंदित बच्चों के लिए दिल्ली में समाधान संस्था ने बहुत से कार्य किए। बेंगलोर में सज्जन राव विद्या समिति ने इस प्रकार के बालकों के लिए पहला समेकित स्कूल खोला। साथ ही राज्य एवं केंद्र सरकार के सहयोग से इस दिशा में एक CBR नेटवर्क की प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। विस्तृत योजना के तहत सरकार के सभी स्तरों पर एनजीओस की भूमिका को प्रोत्साहित कर रही है। यह माना जाता है कि एनजीओस में वह क्षमता है जो शारीरिक योजनाओं को लागू करने में एवं उन्हें सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्तमान में एनजीओस की भूमिका औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने तक ही सीमित है। इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। वे संगठन सरकारी संगठनों के समानांतर बड़े स्तर पर अपना शिक्षा का क्षेत्र में सार्थक योगदान देते हैं। फिर है आगे हम चर्चा करेंगे जनपदीय प्रयास। कौन कौन सा जनपदीय प्रयास किया गया। डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। समेकित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में की जाने वाली मुख्य गतिविधियां हैं कि सबसे पहला है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन। CWSN बच्चों का चिन्हांकन। फिर है परिषदीय विश्वविद्यालय में CWSN का नामांकन। फिर है मेडिकल असेसमेंट कैंप। फिर है मेजरमेंट एवं डिस्ट्रीब्यूशन कैंप। फिर है उपस्कर एवं उपकरणों का क्रम। फिर है प्री इंटीग्रेशन कैंप। फिर है इंटीचरेट रिसोर्स टीचर्स द्वारा CWNS द्वारा शैक्षिक सपोर्ट। फिर है रिसोर्स सेंटर। फिर है रैंप निर्माण। फिर है ब्रेल पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण एवं वितरण। फिर है एकेडमिक स्पोर्ट्स एवं बहुत सारे इसमें हैं एकेडमिक स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट। फिर है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए TLM का निर्माण। फिर शिक्षक प्रशिक्षण। फिर पेरेंट्स काउंसलिंग। अब हम इसका कंक्लूजन में हम आते हैं। इसमें क्या कंक्लूजन है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए।
ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान एवं शिक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा छात्रों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सभी को आनंद की अनुभूति कराएगी तथा उन्हें लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग देगी। दुनिया के सभी बच्चों एवं युवा अपनी क्षमताओं एवं कमियों के आलोक में अपनी आशाओं एवं आकांक्षाओं के साथ शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, हमारी ऐसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि वह कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र का विषय है, कुछ लोगों की पहुंच तक ही सीमित है, कुछ लोगों की बपौती बनकर रह गई है, क्योंकि यह शिक्षा प्रणाली जो सभी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ ढालने का साहस रखती है। यह कार्य जटिल एवं चुनौतीपूर्ण अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। किसी ने कहा है कि अगर इच्छा है तो सही रास्ते पर स्वयं बनते चले जाते हैं। एजुकेशन इज नॉट a पेरेंशियल wealth. It should be within the reach of a child. Also, if there is a will, here is a way. आगे हम आप लोगों से चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा के प्रशिक्षण संस्थान, इस शिक्षा के बहुत सारे प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहला राष्ट्रीय मानसिक रूप से बाधित संस्थान, मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, या राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना जब की गई या 1984 में स्वायत्त में संस्थान के रूप में या भारत सरकार ने की थी। यह देश का सबसे उच्च प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान है जो मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य संचालन करती है। यह संस्थान सेवारत और पूर्व सेवा प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था करती है। यह 3 प्रकार की उपाधि तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आयोजन करती है। यह इसका मुख्यालय सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में है, सबसे पहला है। फिर मानसिक मंडित बालकों के लिए अध्यापक 3 वर्ष का डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम। फिर है मानसिक रूप से मंदित बालकों के लिए शिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण का डिप्लोमा, अवधि 1 वर्ष। फिर है मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा के लिए के अध्यापन हेतु स्नातक डिप्लोमा। इस राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं कि मानसिक रूप से मंदित बालकों की पुनर्वास तथा देखभाल के लिए भारतीय परिस्थिति में समुचित प्रतिमानों का विकास करना। ठीक है।
फिर मानसिक रूप से मंदित बालकों को संबंधी प्रदत्तों का संकलन करना और उससे संबंधित कारणों की पश्चात तथा आकलन करना। फिर है मानसिक रूप से मंदित बालकों की आचरण और सहयोग संबंधी क्षेत्रों के समस्याओं को पहचानना तथा उनमें शोध की व्यवस्था करना। फिर है सामाजिक संस्थाओं को परामर्श देना, ठीक है, संस्थाओं को परामर्श देना, ठीक है। फिर कि वह मानसिक रूप से मंदित बालकों की सहायता किस प्रकार से करें। मानसिक बालकों संबंधी सूचनाओं का केंद्र और संबंधित साहित्य का उपलब्ध कराना। फिर है संपूर्ण भारत की मानसिक रूप से मंदित बालकों की गुणवत्ता के लिए विभिन्न की सुविधाओं तथा सेवाओं की व्यवस्था करना। इस राष्ट्रीय संस्थानों में ने देश के अंतर्गत 3 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मुंबई, कोलकाता या नई दिल्ली में की। नई दिल्ली में मानसिक रूप से बाधित बालकों के लिए आदर्श विद्यालय की स्थापना 1986 में की थी। यह संस्थान देश के अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम के संचालन एवं उनकी मान्यता की व्यवस्था करती है। अगला है ठाकुर हरि प्रसाद शोध एवं पुनर्वास मानसिक रूप से बाधित संस्थान हैदराबाद। ठाकुर हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द मेंटली हैंडीकैप्ड हैदराबाद। इस विषय पर मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस संस्थान के बारे में बताऊंगी अभी। जैसे इस संस्थान की स्थापना 1968 में हुई थी। विशेष शिक्षा के कार्यक्रमों का संचालन और छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करना, फिर है छात्रों की आवास की व्यवस्था करना, फिर है विस्तारण सेवाएं करना, फिर व्यावसायिक तथा पुनर्वास कार्यक्रम का आयोजन करना, फिर है विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। फिर संस्थान के अंतर्गत कार्यक्रमों की जो व्यवस्था होती है, ठीक है, उन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना। जो मानसिक रूप से मंदित बच्चों हेतु डिप्लोमा, जो मानसिक रूप से कमजोर है उसके लिए मंदित हेतु डिप्लोमा, फिर है चिकित्सा संबंधी डिप्लोमा, फिर है थेरेपी विकास डिप्लोमा, फिर है छोटे बच्चों के साथ निदान हेतु डिप्लोमा पाठ्यक्रम, ठीक है। फिर मानसिक रूप से मंदित बालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, फिर आवश्यकता पूर्ण आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, फिर व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र। इस संस्थान के अंतर्गत कुछ सामान्य सेवाओं की व्यवस्था की गई है, जैसे व्यवहार परिवर्तन, व्यावसायिक थेरेपी, गृह निर्देश, भाषा संबंधी थेरेपी, विकास थेरेपी, ज्ञानात्मक थेरेपी, ये सब इस संस्थान के अंतर्गत दी गई है। उसके बाद आगे हम आप लोगों से चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टिबाधित, आगे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड देहरादून। संस्थान की स्थापना 1939 में देहरादून में की गई है और इसके बाद में
इसके बाद में जो संस्थान की स्थापना की गई 1950 में पूर्ण दृष्टिबाधित के लिए प्रशिक्षित केंद्र के लिए खोला गया। इसके अंतर्गत कार्यशाला में ब्रेल लिपि का प्रेस और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालकों के लिए पुस्तकालय आदि की सुविधा की गई। इसके अतिरिक्त दृष्टि बाधित बालकों के लिए आवास के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत 6 विभाग है। इसमें 6 विभाग हैं। जैसे सबसे पहला है इसमें विद्यालय विभाग, दूसरा है प्रशिक्षण विभाग, तीसरा है शोध विभाग, चौथा है पुस्तकालय विभाग, पांचवा है सहायक सामग्री और सूक्ष्म शिक्षण सुविधाओं का विकास विभाग तथा अंत में है औद्योगिक मनोविज्ञान का विभाग। मतलब कि कुल मिलाकर के ये 6 भाग हैं। 6 विभाग के अंतर्गत बच्चों के लिए कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग विद्यालय में होता है, प्रशिक्षण में अलग होता है, शोध में मतलब रिसर्च में अलग होता है, पुस्तकालय में अलग होता है, बुक लाइब्रेरी में अलग होता है। इसके साथ में अलग अलग क्लासेस होती हैं। इसमें औद्योगिक मनोविज्ञान का भी विभाग है। इसके अंतर्गत 2 मुख्य प्रकार के विद्यालयों का संचालन किया जाता है। एक पूर्ण दृष्टि बाधित बालकों के लिए हेतु विद्यालय, फिर है आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालकों के लिए विद्यालय, पूर्ण दृष्टिकोण बाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि एवं अध्यापकों एवं प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस प्रकार के बाधित बालकों संबंधी समस्याओं का कार्यक्रम भी किया जाता है। आगे है तीसरा हम लोग जानेंगे कि दृष्टिबाधित संस्थान में कि आगे हम आप लोगों को बताते हैं कि अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान में मुंबई में हुआ है। यह अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई इस संस्थान की स्थापना श्रवण बाधित बालकों के लिए मुंबई में दिसंबर सन 1978 में की गई। फिर और इस संस्थान ने अपने कार्य सन 1981 से आरंभ किया। देश में इसके कई क्षेत्र हैं, केंद्र भी हैं, क्षेत्र भी है, केंद्र भी है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए प्रशिक्षण के लिए सन 1962 में हैदराबाद में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया और इस केंद्र पर श्रवण बाधितों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जैसे लकड़ी का कार्य, बिजली का कार्य, सिलाई का कार्य, बुनाई का कार्य, फोटोग्राफी। ठीक है। यह संस्थान श्रवण बाधितों शिक्षण हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण भी देती है। उन्हें बीएड तथा बीएससी की उपाधि भी देती है। फिर आगे है राष्ट्रीय अस्थि बाधित संस्थान कलकत्ता, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कलकत्ता। भारत सरकार ने 1979 में भारत सरकार ने सन 1979 में
कोलकाता में इस संस्थान की स्थापना की, जिसके अंतर्गत शोधकार्यों द्वारा उन्हें पहचाना एवं उपचार तथा पुनर्वास की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत बालकों के शिक्षण हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षण देना और पुनर्वास की व्यवस्था करना। विशेष शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की जाती है। यह संस्थान प्राथमिक स्तर से आरंभ होती है और प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण देती है और इसके अंतर्गत शोध कार्य किए जाते हैं, जिससे विभिन्न शारीरिक बाधाओं के उपचार और सुधार हेतु व्यवस्था करते हैं। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उल्टूर कटक। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इसमें इस परिषद की स्थापना की गई थी सन 1975 में समाज कल्याण भारत मंत्रालय द्वारा की गई थी। यह संस्थान शारीरिक रूप से बाधित बालकों की सहायता के लिए उपकरणों को तैयार करती है। इस संस्थान की मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला है कि इस संस्थान के अंतर्गत विभिन्न विशेषज्ञ जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मनोवैज्ञानिक आदि का सहयोग, जिससे शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए समुचित पुनर्वास की व्यवस्था की जा सके। ठीक है, यह विशेषज्ञ हैं अपने अपने क्षेत्रों शोध कार्य से, जिससे समुचित उपकरणों को तैयार करके आगे उद्देश्य यह है कि शारीरिक बाधित बालकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिमानों की व्यवस्था उसके पुनर्वास के लिए कर सकें। शारीरिक रूप से बाधितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा तथा स्थापना की भी व्यवस्था करना। फिर है शारीरिक रूप से बाधित बालकों के लिए विभिन्न अंगों तथा उसकी कठिनाइयों हेतु सुविधा और साधनों का विकास करना। देश में इस प्रकार के संस्थाएं भी हैं, इस संस्था से संबंधित हैं और उनकी उपलब्ध सेवाएं और उपकरणों का उपयोग करती हैं। आगे है भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली। तो इस भारतीय पुनर्वास में नई दिल्ली परिषद में न्यू दिल्ली में इस परिषद में स्थापना 1986 में नई दिल्ली में की गई और इसका एक्ट 1992 में लोकसभा द्वारा पास किया गया। इस परिषद में अपना कार्य जुलाई 1993 में आरंभ किया। इस परिषद का मुख्य कार्य प्रशिक्षण का संचालन करना, उन्हें मान्यता देना और विशिष्ट द्वारा इन शिक्षण को उनमें गुणवत्ता लाना। इस परिषद के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं।
जैसे सबसे पहला प्रशिक्षण संबंधी नीतियों तथा कार्यक्रमों का संचालन व नियंत्रण करना। दूसरा है प्रमाणित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करना जिससे बाधित बालकों की सहायता की जा सके। फिर है प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना जिससे वो उपाधि, डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र प्रदान कर सकें। देश के विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिए गए डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्रों में समन्वय स्थापित करना तथा दी गई डिग्री किस स्तर के तुल्य हैं इसका निर्धारण परिषद करती है। शिक्षा और प्रसारण संबंधी सूचनाओं का तथा इसका प्रसारण करना, ये सभी जो हैं जहाँ जहाँ संस्थाएं विकलांग बच्चों के लिए स्थापित की गई हैं। आगे हम चर्चा करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, शिक्षा की मुख्य धारा के घटक। शिक्षा के मुख्य धारा जो कंपोनेंट्स मेन है उसके बारे में करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग, ठीक है। सबसे पहला है इसमें शिक्षा का एकीकरण, इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। दूसरा है शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। फिर है तीसरा है उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा में एकीकरण, इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। एकीकरण का समझने के लिए हम लोग समझना पड़ेगा कि पृथक्करण क्या है। एकीकरण पृथक्करण का विपरीत शब्द है। अलग करना, पृथक्करण करने का मतलब अलग करना, वह प्रक्रिया है। पृथक करना वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा बालक जिसे विशिष्ट आवश्यकता है अथवा शारीरिक रूप से बाधित बालकों की पहचान की जाती है तथा उन्हें विशिष्ट शिक्षा संस्थाओं में अन्य बालकों के साथ माता पिता तथा सामान्य बालकों से पृथक करके विशिष्ट समूह में शिक्षा दी जाती है। ठीक है। समूह में सहयोग की भावना पैदा होती है। एकीकरण इसके विपरीत ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों के समान अवसर प्रदान करती है। फिर इसके विपरीत ऐसी प्रक्रिया है जो अपंग बालकों को सामान्य बालकों से के असमान अवसर प्रदान करती है तथा उनके उत्थान के अवसर पर कम बाधित और अधिक प्रभावित वातावरण में प्रभावशाली होते हैं। समाज में उप सामान्य विद्यालयों में अन्य सामान्य बालकों की समान स्वरूप में देखे जाते हैं तथा कार्यों के लिए समान तथा बराबर भागीदारी के रूप में समझे जाते हैं। यह क्रिया सामान्य व अपंग बालकों की मध्य शारीरिक दूरी को कम करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया सुविधाओं की आपसी भागीदारी बढ़ाकर तथा सामाजिक विषमताओं को कम करते हुए निरंतर जारी रहती है। भौतिक तथा सामाजिक दूरियों की
शिक्षण सामाजिक एकीकरण को स्थापित करता है, जिसके कारण समूह एवं समुदाय में बालकों की समान भागीदारी होती है। एकीकरण मुख्य धारा की मूलभूत आवश्यकता है। एकीकरण सामाजिक, अनुदेशनात्मक तथा सांसारिक होनी चाहिए। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षाओं में रखना चाहिए या अवधि के अनुसार लगभग उनके क्लासेस जो होने चाहिए 2 से 6 घंटे तक हो सकते हैं। फिर सांसारिक एकीकरण के साथ सामाजिक एवं अनुदेशनात्मक एकीकरण भी होनी चाहिए। विशिष्ट बालक अपने अन्य सहपाठियों एवं अध्यापकों द्वारा स्वीकार किए जाने चाहिए तथा सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अनुदेशनात्मक एकीकरण शिक्षा को उन मुख्य धारा का सबसे अधिक कठोर विशिष्ट बालकों के लिए अनुदेशन कुछ इस प्रकार हैं। विशिष्ट बालकों के लिए अनुदेशन कुछ इस प्रकार के प्रारूप में होने चाहिए कि कक्षा के कार्यकलाप में अन्य सामान्य बालकों के साथ भाग ले सकें तथा उन्हें कोई परेशानी भी ना हो। मुख्य धारा का प्रभाव सामान्य समय की आवश्यकता पर निर्भर करता है जो विशिष्ट बालक के सामान्य कक्षा में व्यतीत करता है। वह अपने सामान्य बालकों के साथ स्वीकार किया जाता है, सामाजिक कार्यकलापों में भाग लेता है एवं सामान्य कक्षाओं में दिए गए अनुदेशों का सफल पालन करता है। दूसरा है शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम, एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए विशिष्ट बालक को सामान्य कक्षाओं में अन्य बालकों के साथ ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिर से बात तो कह रहे हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा की सफलता के लिए विशिष्ट बालक को सामान्य कक्षा में अन्य बालकों के साथ रखना ही पर्याप्त नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत शिक्षण कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक बनाने की आवश्यकता है। ऐसे बालकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के दृष्टिकोण से विशिष्ट कार्यक्रम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे बाधित बालक सामान्य कक्षा में अपने भागीदारी का पूर्ण रूप से लाभ उठा सके। इसके लिए सामान्य कक्षा अध्यापकों को बालकों को विशेष सुविधा देने वाले कर्मचारी उपलब्ध होने चाहिए। उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिक्षा की मुख्य धारा की कुछ परिस्थितियां सामान्य अध्यापक को विशिष्ट बालक का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मुख्य धारा की परिस्थितियों में कभी कभी संसाधन युक्त शिक्षाविदों को शिक्षण संस्थानों में रखा जाता है। ठीक है, शिक्षाविदों को इस संस्थान में रखा जाता है। फिर जब दोनों सामान्य अध्यापक तथा संसाधन शिक्षाविद साथ साथ बालकों को शिक्षा देते हैं, उत्तरदायित्व के बारे में
अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता होती है, हो जाती है कि किस अध्यापक का क्या दायित्व है। बालक को संपूर्ण आवश्यकताएं तभी मिल सकती है जब अध्यापक अपने कार्य क्षेत्र एवं दायित्वों को समझते हुए बालकों पर ध्यान दें। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रभाव सामान्य तथा संस्कारयुक्त अध्यापक की उत्तरदायित्व को एवं कार्यों को पूरा निर्वहन करते हैं। आगे है हम आप लोगों को बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा की तुलना। आप लोग जानते होंगे कि विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा क्या है, ठीक है। तो विशिष्ट शिक्षा वह होती है जिसे विशेष विद्यालय में रखा जाता है। समावेशी शिक्षा जो बच्चों को साथ में ला करके कार्य कराया जाता है। सबसे पहला है विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली या अपंग बालकों के लिए पुराना विचार है विशिष्ट शिक्षा, लेकिन समावेशी शिक्षा विशिष्ट तथा नया प्रगतिशील स्वरूप है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा या व्यवस्था, विशिष्ट शिक्षा के बारे में बात करें, यह व्यवस्था अपंग तथा सामान्य बालकों को अलग अलग करती है, अलग अलग करती है। फिर समावेशी शिक्षा या व्यवस्था शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों के साथ साथ समान रूप में रखा जाता है। यह व्यवस्था शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य बालकों के साथ साथ रखा जाता है। विशेष शिक्षा कुछ चिकित्सा का स्वरूप है। विशेष शिक्षा कुछ चिकित्सा का स्वरूप होता है। फिर समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा का आधार, इसका शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यह भेदभाव कराता है, सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। विशिष्ट शिक्षा भेदभाव से आप लोग नहीं समझे होंगे, हम बता रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट बच्चों को ही इस पर शिक्षा दी जाती है। इसमें अलग बच्चों, सामान्य बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, और समावेशी में शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। आगे है विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से बाधितों के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराती है। अपंग बालक इससे लाभ उठा सकते हैं। समावेशी शिक्षा ऐसे बालक लाभ उठा सकते हैं जो गंभीर रूप से अपंग नहीं है। इसके माध्यम से बहुत मुखी माध्यम उत्थान संभव है। विशिष्ट शिक्षा एकीकरण का भाग नहीं समझा जा सकता है जो बाधित बालकों को शिक्षा दी जाती है। इसके द्वारा विशिष्ट कक्षाओं का स्थापित करना आवश्यक होता है। फिर संपूर्ण शिक्षा का बाधित बालकों के लिए एक भाग समझा जाता है। यह अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान करती है या अपंग बालकों को सामान्य बालकों से अलग नहीं करती है। बीज है विशिष्ट शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण व इस कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शन करती है। समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा के कुछ विशिष्ट विधान उपलब्ध कराती है। फिर है विशिष्ट शिक्षा वास्तव में प्रत्येक प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट है। यह साधारण स्कूल पद्धति से सर्वथा भिन्न है। समावेशी शिक्षा ऐसा शिक्षण कार्य है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक एवं अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करती है, ठीक है। तो यह विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसको समझे होंगे, जाने होंगे, और जो मैं आप लोगों को आज बताई हूँ कि विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा क्या है, इस विषय को मैं बहुत बेहतर तरीके से बताई हूँ।
शिक्षा की मुख्य धारा के घटक के विषय में बताई कि शिक्षा की मुख्य धारा के घटक के रूप में क्या है, कि इसमें 3 बातें को मैं विशेष रूप से ध्यान देते हुए बताई हूँ कि शिक्षा का पृथक्करण के लिए ही एकीकरण शिक्षा का निर्माण हुआ, ताकि इस एकीकरण की शिक्षा से सभी बच्चों को समुचित लाभ हो सके और शिक्षा में एकीकरण हो सके। शैक्षिक नियोजन कार्यक्रम में इसमें बताया कि शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से बच्चे को शैक्षिक नियोजन दी जा सके, बच्चे किस प्रकार से नियोजन कर सके, प्लान कर सके और कार्यक्रम कर सके। ठीक है। फिर इसमें एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण इस बात का मैं बताई हूँ आप लोगों को कि यदि कोई भी शिक्षाविद के उत्तरदायित्वों को निभाता है तो वह अध्यापक का उसमें क्या दायित्व होता है और बालक को संपूर्ण आवश्यकताएं क्या क्या मिल सकती है, बालक किस प्रकार से अध्यापक के कार्य क्षेत्र दायित्वों को समझते हुए आगे बढ़ता है, और यह शिक्षा की मुख्य धारा का प्रभाव सामान्य एवं संसाधन युक्त अध्यापक के प्रति उत्तरदायित्व है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को या ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, साथ में नोट्स के द्वारा भी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, और मैं आशा करती इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीखे होंगे। और यदि यह वीडियो आप लोगों के पास नहीं आ पाता है सही तरीके से, तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो वो जब भी बने आप लोगों को पहले मिले। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर इस वीडियो में कुछ कमेंट करना हो या मैं कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग इस पर कमेंट भी कर सकती हैं। आगे वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।